हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने जुडिशरी जो आपकी न्यायपालिका है उसके ये वाला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और इस टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज की जो है क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मीन्स यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्षेत्र हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ये। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जो भी कंटेंट है, आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल जीके की क्लासेस चल रही है, तो जीके की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा, एग्ज़ाम रेलेवेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं भाई, DK सर से मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, आप इनसे अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो मिनिमम टाइम में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है पावर्स या जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आएगा, एपेलेट जुरिसडिक्शन होता है, एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है, एक आपका रिट जुरिसडिक्शन होता है, एक जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियाँ जो है ये आपकी होती है। और इनमें से जो पहली आपकी आरंभिक अधिकार क्षेत्र, दूसरा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, तीसरा सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, और चौथा समादेश अधिकार क्षेत्र, और पांचवा न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनर्वालोकन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के बारे में। और जितने भी आपके रिट हैं उसके बारे में हम मुख्य रूप से आज के जो है हमारा फोकस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की शक्तियाँ और उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पावर आती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, आरंभिक अधिकार क्षेत्र। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। जो आपकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, आरंभिक अधिकार क्षेत्र वाली जो पावर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। दूसरी यहाँ पे एपेलेट जुरिसडिक्शन, अपीलीय अधिकार क्षेत्र वाली, ये भी आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है वही पावर। तीसरी आपकी आती है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, ये पावर जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है भाई। ठीक है, और चौथी आपकी आती है रिट जुरिसडिक्शन, समादेश अधिकार क्षेत्र। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास होती है आपकी समादेश अधिकार क्षेत्र वाली पावर, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी है फाइनली जो है वो किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जो इसको समीक्षा बोलते हैं हम। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनर्वालोकन बोलते हैं, ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकार जो क्षेत्र है, जिसको हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो इसमें क्या है भाई? तो ये जो आपका आर्टिकल नंबर 131 में है, और इसमें जब भी आपका कोई भी सेंटर या स्टेट के बीच में जब भी कोई विवाद हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्शन जो है पैदा हो जाए, तो यहाँ पर इस पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे जब आपका एक 2019 में नागरिकता संशोधन जो आपका कानून आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, तो इसमें जो केरला जो स्टेट है उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि भाई आर्टिकल 131 के तहत ये चुनौती दी कि भाई जो संसद है उसने जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका जो ये बनाया है, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है बनाया है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पे फिर केरल सरकार आर्टिकल नंबर 32 के तहत तो यहाँ पे जा नहीं सकती, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है उसके तहत आम जनता को ही भाई अधिकार है सरकार के जो है खिलाफ जाने का, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आम जनता है वो सरकार के खिलाफ जा सकती है। तो यहाँ पे भाई तो कोई एक जो सरकार जब आपकी सरकार के खिलाफ आर्टिकल नंबर 32 के तहत नहीं जा सकती, वह आर्टिकल 131 के तहत जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून बनाया गया, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है केरला सरकार जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती।
यहाँ पे जो आर्टिकल 131 के तहत ये आपकी जा सकती है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के तहत जो केरला सरकार है उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो ये कानून बनाया, ठीक है, इसका विरोध किया भाई। और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का भी एक आपका ऐसा ही मामला आता है, इसमें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो एक्ट है आया, तो इसमें जो है इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार है उसने आर्टिकल 131 के तहत इसने सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी थी इस जो एक्ट को, इस अधिनियम को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मामले आते हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में जो है आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो पावर दी गई है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट में, तो कौन कौन से मामले इसके रिगार्डिंग आते हैं। तो इसमें मौलिक अधिकारों के शोषण के मामले आपके आते हैं, अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उस एक तो ये मामला आपका आ जाएगा इसमें। दूसरा, इसमें जो भी आपके MP ऑफ लोकसभा और MP ऑफ राज्यसभा या फिर जो आपके स्टेट में MLA होते हैं, MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे MP जो और MLA MLC इनके निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवादित मामले हैं वो आपका इसी में ही आएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में ही आपका ही आता है। तीसरा, यहाँ पे जो राजस्व जो मामले हैं रिवेन्यू को लेकर जितने भी मैटर हैं वो भी इसी में ही आएंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में। और इसके अंतर्गत आपका विवाह संबंधी मामले भी आपके आते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे देखा एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो पावर दी गई है भाई एपेलेट जुरिस्डिक्शन की, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र आप सभी जानते हैं कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें 2 तरह के आपके केस होते हैं, ठीक है। जितने भी जो लोअर आपका जो कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसमें 2 तरह के केस आते हैं। कौन से? सिविल जो केस आते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस इनको दीवानी मामले और क्रिमिनल केस को आपराधिक मामले कहते हैं। तो ये 2 मामले जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो केस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका आता है, फिर अगर वो यहाँ पे फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है, अगर कोई व्यक्ति है उसको चुनौती देना चाहे तो यहाँ पे वो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में भी जो यहाँ पे हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील आपकी की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका है डिसीजन, जैसे आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुना दिया तो आप संतुष्ट नहीं है तो आप भाई हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाई कोर्ट से अगर आप हार जाते हो तो हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपील कर सकते हो। तो इसी को ये बोलते हैं भाई अपीलेट, जो आपका ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अपीलेट, जिसको अपीलीय अधिकार क्षेत्र हम बोलते हैं। तो सिविल जो केसेस हैं, जितने भी सिविल केसेस हैं भाई वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो आपके आपराधिक मामले होते हैं, वो डायरेक्ट कभी भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले जो क्रिमिनल केस है वो किस में जाएंगे भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल केस हमेशा जो आपके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं वो डायरेक्ट आपके हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका हाई कोर्ट होता है उसमें किसी भी केस की अपील की गई है तो इसे हाई कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट में किसी भी केस की अपील की गई है तो उसको हाई कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी जो है सिविल या क्रिमिनल जो केस है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी केस है वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल जो केस है, अगर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो ये जो है भाई होता है आपका एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन हाई कोर्ट। यहाँ पे जो एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें जो आर्टिकल की बात करें तो सिविल का अपीलिया जो अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, जो सिविल का अपीलिया अधिकार क्षेत्र किस में आता है भाई? आर्टिकल 133 में आता है। और सुप्रीम कोर्ट का ही जो क्रिमिनल वाला जो अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 134 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 133 में तो सुप्रीम कोर्ट का सिविल या जो सिविल जो मामले होते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको अपील लगानी है तो वो आपका आर्टिकल 133 में आएगा। और जो क्रिमिनल जो आपके केसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है यहाँ पे लगानी है तो वो आपका आर्टिकल नंबर 134 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला आपका है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पावर भी आपकी दी गई है इसको।
तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, यहाँ पे हाई कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई है भाई। तो इस पर ओनली सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है, ओनली सुप्रीम कोर्ट का इस पे अधिकार क्षेत्र होता है। आर्टिकल 143 में आपकी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति है देश की, ठीक है, उसको ये पावर दी गई है कि भाई उस सुप्रीम कोर्ट है उससे कंसल्ट कर सकता है, उससे सलाह जो है वो ले सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे किसी भी लीगल मैटर, कोई भी विधिक मामला है उस पर कंसल्ट कर सकता है, उस पर अपनी जो है सलाह ले सकता है। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सलाह वो दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता, ये आपका बाध्यकारी नहीं होता है, सलाह देना यहाँ पे बाउंडेड नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आपका प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह अगर लेता है तो यहाँ पे भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बाध्यकारी नहीं होती है बात भाई कि सलाह देना ही ज़रूरी है या नहीं देना, तो यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो, हालांकि हम देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को सलाह आपका दे देता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई सलाह भाई अगर दी है राष्ट्रपति को, अब राष्ट्रपति है उस सलाह को माने या ना माने ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी आपका बाउंडेड नहीं होता है कि भाई राष्ट्रपति उस सलाह को माने, ठीक है, तो मान भी सकता है, ना माने तो ना भी माने, ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे बाध्यकारी ये बात नहीं कि भाई राष्ट्रपति उस बात को माने ही। तो एक प्रकार से हमने देखा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जब भी आपकी जो राष्ट्रपति सलाह जो है लेता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सलाह देता है, तो उस मामले में दोनों क्या होते हैं, बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बाउंडेड नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों यहाँ पे बाध्यकारी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें कि यहाँ पर सलाह मांगने के लिए एक संवैधानिक पीठ की व्यवस्था होती है। तो जब भी सलाह जो है यहाँ पे मांगी जाती है तो यहाँ पे एक संवैधानिक पीठ की व्यवस्था की जाती है। संवैधानिक जो पीठ का मतलब होता है कि भाई संवैधानिक एक बेंच बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है यहाँ पे बेंच का जो है व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी संविधान का मैटर हो, ठीक है, संविधान के रिगार्डिंग कोई भी मैटर हो या राष्ट्रपति किसी भी लीगल मैटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगता हो, तब संवैधानिक जो पीठ का गठन आपका किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति अगर किसी भी लीगल मैटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांग रहा है तो फिर भाई यहाँ पे व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, संवैधानिक पीठ है उसका गठन किया जाता है। तो यहाँ से इससे जो ये सलाह ली जाती है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक जो पीठ है उसमें भाई कितने जज होते हैं, तो मिनिमम 5 जज होते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। तो जो भी संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच आपकी बनती है उसमें मिनिमम जज कितने होते हैं, 5, और मैक्सिमम जो है इसमें कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सलाह जो है यहाँ पे लेने के लिए संवैधानिक पीठ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच यहाँ पे बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा अगला जो है आपके रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जिसको हम समादेश अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें जो आपकी क्या आती है, समादेश अधिकार क्षेत्र जो आपकी होती है उसमें रिट आती है। और ये जो रिट का जो यूज कब होता है भाई, अगर बात करें तो जब मैटर आपका फंडामेंटल राइट्स का जब आपका उल्लंघन हो जाए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका शोषण हो रहा है, तो उस जो है केस में रिट का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो इस रिट का यूज़ किया जा सकता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन इसको बोलते हैं। तो रिट का यूज़ कब किया जाता है, जब भी आपकी फंडामेंटल राइट है वो आप उनका जो आपका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट है वो छीन रहे हैं, तो आप इस प्रकार की जो है रिट लगा सकते हैं। और ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, और हाई कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिट आप जो लगा सकते हैं या फिर जो रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर होती है भाई आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत। ये इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान में रखना है। और जो ये रिट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका सोर्स हमने कहाँ से लिया भाई, ब्रिटेन से हमने उठाया है। कितने प्रकार की रिट होती हैं अगर कोई बात करे तो भाई 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी रिट होती हैं 5 प्रकार की, तो ये जो आपकी होती है, पहली वाली जो है हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरी वाली जो रिट होती है मैंडेमस जिसको परमादेश कहते हैं। तीसरी वाली जो रिट होती है उसको प्रोहिबिशन जिसको प्रतिषेध कहते हैं। चौथी वाली जो रिट है आपकी सर्शियोरारी जिसको उत्प्रेषण कहते हैं।
और एक जो आपकी रिट होती है भाई क्वियो वारंटो, जिसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की आपकी रिट होती हैं और इन सभी के बारे में अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी और क्वियो वारंटो ये क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट की पावर होती है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ओनली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट की जो ये पावर होती है, अगर आपके मौलिक अधिकार है उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, तो केवल जो मौलिक अधिकार के शोषण के मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही आपकी पावर होती है। आप यहाँ पे रिट लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो ये पावर है वो आर्टिकल 32 के तहत काम करती है और ख़ुद अपने आप में ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है भाई। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल जो है 32। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के मामले पर जो है क्या होता है भाई, बाउंडेड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका, जो सुप्रीम कोर्ट है इस रिट के मामले पर क्या होता है, बाउंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई रिट का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को रिट के मामले पर सुनवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए ये बाध्यता है, बाउंडेड है, मतलब वो मना नहीं कर सकता कि भाई आप रिट नहीं लगा सकते। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आपकी फंडामेंटल राइट के अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है और वो रिट जारी करता, रिट मतलब वो लगाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या होता है, बाउंडेड होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आर्टिकल जो 139 जो है, आर्टिकल 139, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रिट की जो शक्तियाँ संसद के द्वारा जो कानून बनाकर बढ़ाई भी जा सकती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो रिट की जो भी पावर दे रखी है भाई सुप्रीम कोर्ट को, तो उस पावर को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, तो संसद के द्वारा कानून बनाकर जो है इस पावर को, सुप्रीम कोर्ट की पावर को, रिट की जो है शक्तियों को बढ़ा सकता है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 139 में लिखा है। तो हाई कोर्ट के पास जो रिट की पावर होती है वो यहाँ पे कौन कौन से मैटर होते हैं, तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या फिर कोई भी लीगल जो आपके मैटर है, ठीक है, कोई भी कानूनी जो आपके मामले हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पे तो केवल और केवल फंडामेंटल राइट पर जो है यहाँ पे रिट आप लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है, बाध्यकारी होता है, वो आपके रिट को सुनता ही है या लेता ही है। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में जो फंडामेंटल राइट का मामला और एक आपका लीगल मामला, अगर इन दोनों पे जो है आपकी रिट लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में, और ये आर्टिकल जो है 226 के तहत आपका होता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हाई कोर्ट के लिए जो रिट की पावर डिस्क्रिशनरी पावर, जो मतलब एक प्रकार से स्वयं विवेकी होती है, हाई कोर्ट के लिए जो रिट की पावर क्या होती है, स्वयं विवेकी होती है, यानी हाई कोर्ट रिट का मामला आने पर मना भी कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट है, जब भी रिट का आपका मामला आएगा और वो भी फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वहाँ पे वो मना नहीं कर सकता अगर कोई रिट जो है यहाँ पे लगाता है। लेकिन हाई कोर्ट में जो है क्या होती है, इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है। हाई कोर्ट जो है के लिए रिट की जो पावर है वो स्वयं विवेकी होती है, मतलब अपने विवेक के आधार पर हाई कोर्ट है रिट का मामला ले भी सकता है और मना भी कर सकता है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा पावर होती है भैया हाई कोर्ट के पास। और दूसरा, इसमें जो हाई कोर्ट में जो आपका अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी जो यहाँ पे रिट लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो लीगल जो मैटर है आपके, उसका जो अगर आपका यहाँ पे है कोई भी लीगल मैटर, तो उसमें भी जो आप रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा जो हैबियस कॉर्पस, सबसे जो पहली आपकी रिट है उसकी बात कर लेते हैं। हैबियस कॉर्पस जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है बोलते हैं भाई, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहा है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ राइट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, यह मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होने पर लाई जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब लाई जाती है, जब आपके स्वतंत्रता का अधिकार वो आपसे छीन रहा है, तो आप जो है हैबियस कॉर्पस जो रिट आप लगा सकते हैं भाई। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी रिट है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है पर लाई जाती है ये। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जो 5 प्रकार की रिट में से एकमात्र ऐसी रिट कौन सी है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर लाई जाती है, तो उसका नाम है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आपका ये आया हुआ है क्वेश्चन। अन्य जो 4 प्रकार की रिट है वो केवल और केवल पब्लिक जो है के लिए लाई जाती है यहाँ पे।
ठीक है, वो प्राइवेट के लिए नहीं लाई जाती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे जैसे जो आपका हैबियस कॉर्पस रिट को अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लेते हैं कि भाई पुलिस ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया और लॉकअप में आपको डाल दिया, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 122 का क्लोज नंबर 2 है, वो ये कहता है कि भाई विदाउट एफआईआर आप जो है किसी को लॉकअप में डाल जो है नहीं सकते। अगर आपने लॉकअप में जो है डाला है तो मतलब 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने जो है आपको पेश करना होता है। अगर जो है 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है तो भाई फिर क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम, एडीएम, एसडीएम के जो है सामने पेश करना होता है। तो अगर आपने पेश नहीं किया है 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, वो छीना है। ठीक है, तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस जो रिट आप लगा सकते हो भाई हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जिसका लिबर्टी का अधिकार जो है का उल्लंघन हुआ है, जिसका स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है, वो उससे छीना है, तो भाई कोई भी जो है उस व्यक्ति का जो साथी हो या फिर उस व्यक्ति के रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उसके घर का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है ये हैबियस कॉर्पस वाली जो रिट की डिमांड कर सकता है कि भाई मेरे जो है लिबर्टी का जो अधिकार है वो छीना है। ठीक है, ज़बरदस्ती मुझे जो है लॉकअप में डाल दिया गया है, ना कोई एफआईआर लिखी है, ठीक है, ना मतलब मजिस्ट्रेट में मुझको जो है 24 घंटे के सामने जो है पेश किया है। तो उस व्यक्ति का जो रिश्तेदार, साथी या फिर घर का कोई भी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस जो रिट की डिमांड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके वो लगा सकता है। तो वहाँ पर जो है फिर क्या होता है आगे, अगर जैसे उसने हैबियस कॉर्पस रिट लगा दी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो भाई जो जज होता है वहाँ पे वो क्या करेगा, किसी भी अधिकारी या को भेजेगा वकील के साथ, और वो अधिकारी भाई मतलब ऑन द स्पॉट उस थाने का जो है इंस्पेक्शन करेगा, उस थाने का जो है क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। जहाँ पर जो व्यक्ति बंद है वहाँ पर जो है उसकी जांच पड़ताल करेगा, और अगर ये पाया गया कि भाई एफआईआर नहीं की गई है और लॉकअप में बंदा बंद है, तो भाई उस अधिकारी के पास जो ये पावर होती है, जो जज उसको भेजता है ना वकील के साथ, तो उस अधिकारी के पास ये पावर होती है कि वो पूरे के पूरे जो थाना होता है उसको सस्पेंड कर सकता है, और जो अधिकारी होता है जिसने भाई एफआईआर दर्ज नहीं की, थाने का जो हेड होता है उसको भी सस्पेंड यहाँ पे कर सकता है। तो ये आपकी होती है भाई हैबियस कॉर्पस रिट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, कब ये लाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होने वाली है। अगली जो रिट है आपकी मैंडेमस, जिसको हम परमादेश कहते हैं। तो जो परमादेश वाली जो रिट है वो आपकी क्या होती है भाई, ये किसके खिलाफ़ लाई जाती है भाई, जो भी आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब एक प्रकार से सरकारी जो है सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ पे ये लाई जाते हैं, सरकारी जो कर्मचारियों के ख़िलाफ़ ये लाई जाती है, सरकारी संगठन के ख़िलाफ़ ये लाई जाती है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी संगठन सही प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना काम नहीं कर रहा है, जैसे आप गए और आप मतलब आपका उसने काम नहीं किया, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती की उसने, तो इस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पे परमादेश जो रिट आपका यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और तो फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कोर्ट है वो आदेश देती है कि भाई ये मेरा आदेश है, आप इसका काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको रीजन बताना होता है। तो यहाँ पे ये होता है भाई परमादेश मतलब परम आदेश है मेरा कि भाई आप जो है इसके काम को करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक यह सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ लाई जाती है आपकी मैंडेमस जो रिट होती है वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे यह तब लाई जाती है जब वह अपनी ड्यूटी का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा हो, ठीक है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का पालन सही से नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये तब लाई जाती है परमादेश। जैसे हमने देखा कि सरकार या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जो काम आता है बट वह नहीं करता है, भाई कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके अधिकार क्षेत्र में जो काम आता है लेकिन वो उस काम को नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और ये जो है आपकी मैंडेमस जो रिट है उसकी यहाँ पे डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहले, फिर क्या होता है जैसे उसने डिमांड कर दी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहले देखेगा कि भाई यह काम उस व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखा कि भाई ये काम उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं,
और अगर पाया जाता है कि भाई ये उसके अधिकार क्षेत्र में काम है फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो भाई फिर क्या करता है, कोर्ट उसको एक आदेश देता है। अगर उस आदेश का पालन वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ भाई फिर क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। ठीक है, और इसी को ही क्या कहते हैं भाई, परम आदेश कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको परम आदेश वाली रिट भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो हैबियस कॉर्पस वाली रिट जो हमने पढ़ी थी वो कब कब आपकी नहीं लाई जा सकती, कौन से ऐसे अपवाद हैं जिसमें हम हैबियस कॉर्पस रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट नहीं लगा सकते। पहली बात तो जब आपकी गिरफ्तारी है वो क्या हो, वैलिड हो। ठीक है, मतलब किसी भी पुलिस वाले ने मतलब ऐसी ज़बरदस्ती उठा के आपको जो है लॉकअप में नहीं डाला, मतलब एक प्रॉपर तरीके से वैलिड तरीके से अगर उसने गिरफ्तारी की है तो भैया आप हैबियस कॉर्पस की डिमांड नहीं कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे अगर व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में हो, मीन्स अगर यानी पुलिस कस्टडी में मतलब ना हो, जुडिशरी जो है जुडिशियल कस्टडी में हो। अगर कोई भी व्यक्ति वो न्यायिक अभिरक्षा या जुडिशियल कस्टडी में हो तो भाई यहाँ आप जो है हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसकी डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ना हो, अगर मामला कोई है वो आपका न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है तो भी भैया आप हैबियस कॉर्पस रिट की डिमांड नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा हमने पढ़ा था मैंडेमस जो परमादेश जो रिट, तो ये कब कब प्रयोग नहीं की जा सकती। भाई आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ़ ये लाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और जो राज्यपाल, ठीक है, स्टेट में, तो इनके खिलाफ़ कभी भी ये आपकी परमादेश रिट नहीं लगाई जा सकती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। दूसरा, यहाँ पे सरकार के विवेकाधीन मामलों पर परमादेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जितने भी विवेकाधीन मामले होते हैं भाई सरकार के, तो उस पर भी आपकी ये मैंडेमस जो रिट है वो लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि भाई सरकार के जो विवेकाधीन मामले हैं वो सरकार के विवेक के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई उसकी मर्जी है वो काम मतलब कैसे भी करे। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे न्यायालय के न्यायिक मामलों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जितने भी जो आपके कोर्ट के न्यायिक मामले हैं, ठीक है, उसमें ये आपका जो मैंडेमस रिट है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि जो प्रशासनिक मामले हैं, न्यायालय के प्रशासनिक मामले जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर हैं, प्रशासनिक मामले जो कोर्ट के होते हैं उन पर मैंडेमस का प्रयोग जो है किया जा सकता है। मतलब प्रशासनिक मामले में तो यहाँ पे परमादेश रिट लाई जा सकती है, लेकिन न्यायिक जो मामले होते हैं उनमें ये परमादेश रिट नहीं लाई जा सकती। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कंपनी होती है, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्राइवेट जो व्यक्ति होते हैं, उनके खिलाफ भी आपकी मैंडेमस जो है या परमादेश रिट नहीं लाई जा सकती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी अगर प्रॉपर तरीके से मतलब वो काम नहीं कर रहा है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र का काम है और हम उस सरकारी कर्मचारी के पास गए काम करवाने लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो भाई कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि भाई आप इस काम को करिए, लेकिन फिर भी वो आदेश को नहीं मानता है तो यहाँ पे उस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आपको यहाँ पे अगली जो प्रकार की जो रिट है उसको हम बोलते हैं प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये वाली जो रिट आपकी कब लाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपकी ये होती है भाई जुडिशरी के जो आपके मामले होते हैं, जो लोअर जो कोर्ट के मामले होते हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय होती है, आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो आपकी लोअर कोर्ट होती है, निचली जो कोर्ट होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं या फिर जितने भी अर्ध न्यायिक जो संस्थाएँ हैं, क्वासी जुडिशियली जो बॉडी हैं, उनके खिलाफ जो है लाई जाती है कौन सी रिट भाई, आपकी प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट आपकी लाई जाती है। तो यहाँ पे जो क्वासी जुडिशली जो बॉडी है, जो अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं कौन कौन सी है भाई, काफ़ी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, या फिर CIC है, केंद्रीय सूचना आयोग है, महिला आयोग है, ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, इनके खिलाफ जो है लाई जाती है कौन सी रिट भाई, ये आपकी प्रोहिबिशन वाली। ठीक है, और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके खिलाफ लाई जाती है। तो इसमें जब ये लाया जाता है तो अपर जो कोर्ट है वो कैन टेक एक्शन अगेंस्ट जज ऑफ लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट है भाई, मान लें निचली जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन्होंने कोई मतलब जजमेंट दे दी, ठीक है, लेकिन वो मतलब तो वो आपकी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो अपर वाली जो कोर्ट है, ऊपर वाली कोर्ट है, उसको मतलब यहाँ पे एक्शन ले सकती है इसके ऊपर। तो हमने देखा कि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि जब मामला भाई
आपका कोई चल रहा हो, ठीक है, कोर्ट में, जैसे आपके निचली कोर्ट है उसमें कोई मामला आपका चल रहा हो, प्रोसीडिंग में हो, और लोअर कोर्ट है उसने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर केस लिया हो, भाई उसके जुरिस्डिक्शन में आपका वो केस नहीं आता लेकिन उससे बाहर का मामला उसने ले लिया, ठीक है, तो भाई फिर क्या होता है कि और जो मामला अभी भी प्रक्रिया में है तो उस पर जजमेंट नहीं दिया गया है भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो जो अपर कोर्ट होती है ना, जो ऊपर वाली जो कोर्ट, इस मामले को लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट का जो मामला है उसको वहीं पर रोक देती है। तो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट का मामले को वहीं पे रोक देती है, ये उसके पास पावर होती है प्रतिषेध जो है रिट के द्वारा, ठीक है भाई। दूसरा यहाँ पे एक आपकी होती है उत्प्रेषण, जिसको हम सर्शियोरारी जो है रिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी मैटर है वो फाइनल जजमेंट जैसे उसमें दे दिया गया है तो उस फाइनल जजमेंट को कैंसिल जो है अपर कोर्ट है वो के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे कोई भी कोर्ट है, निचली जो कोर्ट है अधीनस्थ न्यायालय आपकी है, या फिर जो भी आपकी अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने बताया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन CIC है, ठीक है, और आपका महिला जो आयोग है, या आपकी अर्ध न्यायिक संस्थाएं, इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो उस डिसीजन को कैंसिल जो है किया जा सकता है किसके द्वारा, अपर कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्प्रेषण वाला सर्शियोरारी जो रिट आपके हो गया। तो जो सर्शियोरारी जो रिट होती है, ठीक है, उत्प्रेषण जो रिट होती है, इसको रिट का पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो कौन सी जो रिट का पोस्टमार्टम कहा जाता है भाई, सर्शियोरारी उत्प्रेषण जो है वाली रिट को, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको कैंसिल कर दिया जाता है, ओके। तो हमने देखा कि जो प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है, ये दोनों प्रकार की जो रिट है, ये दोनों सुबॉर्डिनेट जुडिशरी मीन्स अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ लाई जाती है। तो कौन सी रिट जो है अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ लाई जाती है भाई, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों, ठीक है। दूसरा ये जो दोनों हैं क्वासी जुडिशियली जो बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जैसे NHRC, CIC, महिला आयोग है, इनके खिलाफ भी ये लाई जाती है। तो हमने देखा जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो प्रकार के रिट हैं, किससे खिलाफ लाई जाती है, ये अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ लाई जाती है, और ये जो क्वासी जुडिशियल जो बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, उनके खिलाफ लाई जाती है। दूसरा यहाँ पे ये दोनों कब लाए जाते हैं भाई, आपकी कब लाई जाती है दोनों, जब लोअर कोर्ट जो है, ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर होकर कोई केस ले लेती है, तो भाई अपर कोर्ट क्या करती है, उस लोअर कोर्ट के खिलाफ एक्शन लेती है, ठीक है। तो जो लोअर कोर्ट आपकी होती है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर उसने कोई केस ले लिया, ठीक है, तो भाई क्या कर सकती है कि अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ एक्शन ले सकती है। चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इसका प्रयोग जुडिशरी में ही किया जाता है, जुडिशरी से बाहर जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जो भी प्रतिषेध और जो उत्प्रेषण जो ये आपके रिट है, इनका प्रयोग इसमें किया जाएगा भाई, जुडिशरी में ही किया जाता है। जुडिशरी के बाहर का अगर कोई मामला होगा तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। अगली जो रिट आपकी है क्वियो वारंटो अधिकार परीक्षा, तो इस रिट में क्या है भाई, इसमें ये आपकी कब लाई जाती है, क्वियो वारंटो, किस अधिकार से पद पर हो। अधिकार का मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी पद है कि भाई आप किस अधिकार से आप इस पद पे हो, आप किस अधिकार से इस पद की पावर का यूज़ कर रहे हो, आपको बताना होगा। तो उस जो है केस में क्वियो वारंटो लाया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई जो व्यक्ति है उसकी वो पोस्ट नहीं है, वो मतलब कोई हायर पोस्ट की पद पे बैठकर उस काम को करता है, तो भाई कोर्ट है उसके ऊपर मतलब ये पूछ सकता है भाई आप इस पोस्ट पर बैठकर किस अधिकार से आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप किस पावर से आप कर रहे हो। तो उसमें ये आपका क्वियो वारंटो आपकी रिट लाई जाती है। तो किस अधिकार से पद पर हो, किस अधिकार से शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, ये बताना होता है। अगर कोई ऐसा पद है जो भाई आपका गैर कानूनी है, ठीक है, तब कोर्ट एक्शन ले सकता है क्वियो वारंटो के रूप में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोई भी अधिकार, अगर कोई भी अधिकारी है जैसे, ठीक है, अगर वो गलत तरीके से, उसके पास कोई अधिकार भी नहीं है, फिर भी मतलब वो गलत तरीके से बड़े अधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, बड़े अधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो कोर्ट उससे पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर हो और आप किस अधिकार से इस पद की जो है पावर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में हम कौन सी रिट का प्रयोग लाते हैं, अधिकार परीक्षा जो है क्वियो वारंटो रिट यहाँ पे हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिट के विषय में हाई कोर्ट की रिट पावर ज़्यादा होती है,
क्योंकि हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार और लीगल मामले दोनों पर रिट का प्रयोग कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, जब भी आपका रिट का मामला होता है तो रिट के मामले पर हाई कोर्ट की रिट की जो पावर होती है ना, वो ज़्यादा आपकी पावरफुल होती है बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के रिट की पावर के। क्योंकि हाई कोर्ट की जो रिट की जो पावर होती है वो भाई, हाई कोर्ट की रिट की पावर आपका जो भी मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है, कोई भी लीगल मैटर है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें जो है आप मतलब हाई कोर्ट की रिट यहाँ पे ज़्यादा काम करती है। दूसरा, केवल मौलिक अधिकार पर रिट का प्रयोग जो है सुप्रीम कोर्ट है उसमें भाई आप केवल मौलिक अधिकार पर रिट का प्रयोग कर सकते हो, बल्कि हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार पर भी कर सकते हो और जो भी लीगल मैटर है उन पे भी आप कर सकते हो। हाई कोर्ट की जो रिट की जो पावर होती है वो स्वयं विवेकाधीन होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई रिट हाई कोर्ट में ला जाती है तो वह रिट लेने से मना भी कर सकता है, ठीक है, और वहाँ पे रिट ले भी सकता है। तो हाई कोर्ट जो है उसके विवेक के ऊपर होता है कि भाई इस रिट को लेना है या उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये एक पावर इसको जो है एक्स्ट्रा दी गई है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति भाई रिट लगाता है तो यहाँ पे आर्टिकल जो है 32 के तहत खुद एक जो ये फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी हो जाता है कि भाई उसको रिट लेनी ही लेनी पड़ती है उस व्यक्ति की, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है। हाई कोर्ट यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है उस रिट को और ले भी सकता है, ठीक है, उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और हाई कोर्ट में कौन कौन से मामले आपके होते हैं, जो कि आपकी फंडामेंटल राइट का अगर आपका उल्लंघन हो रहा है या फिर कोई भी लीगल जो है मैटर आपका, ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे यूज़ की जा सकती है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू आपका न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वालोकन है। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 13, 32 और 226 न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वालोकन की बात करते हैं ये आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जो 13 है हमें ज़्यादा न्यायिक पुनर्वालोकन या फिर समीक्षा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 न्यायपालिका जो हमारी होती है वो कार्यपालिका और जो विधायिका की कार्य और उसकी जो पावर है उसकी संवैधानिकता की जांच करता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, जुडिशियल रिव्यू हम कहते हैं इसको। और अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसी को ही क्या कहा जाता है भाई, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है। एक आपका आया था अधिनियम जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, संविधान संशोधन अधिनियम 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया। इसमें क्या किया गया भाई, जो आपके NJAC है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी है, इसको मतलब इसका गठन किया गया 99वें संविधान संशोधन 2014 करके। तो फिर बाद में इसको जो है 2015 में कैंसिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये जो आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका के द्वारा मतलब न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं ये आपका कानून कम कर रहा था ये कमेटी, ठीक है। तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था बाद में। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया गया न्यायपालिका द्वारा। ये कहा गया कि भाई NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है, क्योंकि जो इसमें क्या था कि भाई आपके जो जुडिशरी है जो आपके हैं उससे 3 जो आपके सदस्य थे और जो आपके ये एग्जीक्यूटिव है उससे भी 3 सदस्य थे। इन तीनों में से एक आपका जो है मंत्री होता था, ठीक है, और कानून मंत्री होता था, और 2 अन्य सदस्य जो सरकार जो है डिसाइड करती थी, लगाती थी। तो एक प्रकार से जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको ये कम कर रहा था, क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य है वो एग्जीक्यूटिव के थे, ठीक है, सरकार के होते थे। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है को कम कर रहे थे। इसलिए इस जो है फिर बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया NJAC को, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी को। ये क्यों बनाई गई थी, क्योंकि ये जो कमेटी है भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट के लिए बनाई गई थी। भाई उनकी अपॉइंटमेंट करने में आपकी ये कमेटी जो है वो आपके रोल प्ले करेगी। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यहाँ पे कम हो रही थी, इसलिए फिर बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया 2015 में। तो हमने देखा जो जुडिशियल रिव्यू को लेकर जो केसेस आपके कौन कौन से आए। इसमें गोकलनाथ केस आया 1967 में, केशवानंद केस भी जो है 1973 में आया, मिनर्वा मिल्स में केस जो आपका आया 1980 में, कोहिलो केस आपका 2007 में आया, शंकरी प्रसाद केस 1951 का, सज्जन सिंह वाद केस 1965 का। सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वालोकन को लेकर ये सारे केसेस आए भाई,
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, फिर उसके बाद में सेकंड सज्जन सिंह जो है केस आया, थर्ड नंबर का गोकलनाथ केस आया 1967 में, फोर्थ नंबर का केशवानंद केस आया 1973 में, फिफ्थ नंबर का मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, फिर 2000 जो है 7 में आपका आया कोहिलो जो है केस, ठीक है। तो जो आपके दोनों केस आए भाई, जो पहले शंकरी प्रसाद केस 1951 में और 1965 में सज्जन सिंह जो है केस, तो ये दोनों केस हैं पहले संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा हुआ 1951 में, उसको लेकर ये आए और जो आर्टिकल नंबर 13 से ये रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोला गया, इस दोनों केसेस में बोला गया कि भाई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो हमारी फंडामेंटल राइट है उसमें परिवर्तन भाई नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया कि भाई विधि का मतलब है जो संविधान संशोधन है, मतलब जो विधि का मतलब है संविधान संशोधन है, वो सामान्य विधि में नहीं आता है। संविधान संशोधन किस में नहीं आता है, सामान्य विधि में नहीं आता है। इसका मतलब संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, वो गलत नहीं माना जाएगा, वो असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, ऐसा इसमें डिसीजन दिया गया, ठीक है। फिर बाद में आया गोकलनाथ केस, जो विधि है उसमें क्या कहा गया कि भाई जो विधि है मीन्स यहाँ पे जो संविधान संशोधन है उसको एक सामान्य विधि इसमें माना जाएगा, इसका मतलब संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। जो आपका ये संविधान संशोधन है, जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं वो सामान्य विधि माना जाएगा, और इसका मतलब क्या है कि भाई संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया। फिर बाद में केशवानंद केस आया 1973 वाला, इसने जो गोकलनाथ केस है उसको पलटा। इसमें कहा गया कि भाई हमारे संविधान का कोई भी भाग है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और मूल ढांचे का जो सिद्धांत इसी केस में आपका ये दिया गया था कि भाई हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये इसमें कहा गया था, और संविधान का कोई भी भाग है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा जो मूल ढांचे की परिभाषा हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, इसको लेकर मूल ढांचे में क्या आएगा इसको न्यायपालिका ही तय करती है। तो एक प्रकार से हमने देखा भाई मूल ढांचा है वो मतलब इसके दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मूल ढांचा क्या होता है, तो इसको तय करने वाली कौन होती है भाई न्यायपालिका। हालांकि जो मूल ढांचा है उसको लेकर कोई भी परिभाषा है संविधान में हमारे नहीं दी गई है, तो मूल ढांचे में जो भी चीज़ें आएंगी वो कौन तय करेगा, न्यायपालिका ही तय करती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। इस केस में आपकी न्यायिक समीक्षा को खुद मूल ढांचा माना गया, ठीक है। जो आपकी न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, इसको मूल ढांचा माना गया, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है कि बेस में यहाँ पे सामंजस्य होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। कोहिलोवाद केस है, इसमें क्या हुआ, इसमें कहा गया कि भाई केशवानंद केस के बाद अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो भाई वो अगर मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो इसका मतलब वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार रखता है, सामान्य स्थिति में नहीं रखता है। तो ऐसा इसमें कहा गया कि भाई अगर कोई भी कानून केशवानंद केस के बाद का है और अगर वो जो है 9वीं अनुसूची में आपका डाला गया है और मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो वहाँ पे जो कोर्ट इंटरफेयर आपकी कर सकती है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है PIL जो जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका वाद कहते हैं। हालांकि PIL हमारे संविधान में भाई नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1985 में लाई गई थी, और इसे लाने का श्रेय जो है किसको जाता है, PIL को लाने का श्रेय PN भगवती को जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, और कृष्णा अय्यर को भी जाता है, ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे। तो आर्टिकल जो 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये लाया जाता है आपका PIL, ठीक है। तो आर्टिकल 32 और जो है के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल जो है 226 के तहत हाई कोर्ट में ये आपका PIL लाया जाता है। इसका सोर्स क्या है भाई, हमने ये लिया है भाई USA से लिया है, ठीक है, अमेरिका से लिया है। तो जब तक PIL नहीं लाया गया था तो क्या होता था कि भाई उससे पहले जुडिशरी में पहुंच जो पैसे वाले व्यक्ति की होती थी, ठीक है। तो जो भी न्यायपालिका है उसमें पहुंच किसकी होती थी, पैसे जिसके पास थे उसमें। तो जब आपकी PIL नहीं लाई गई थी तो पैसे वालों की जो है पहुंच ज़्यादा होती थी, और जो कमज़ोर व्यक्ति है वो कोर्ट में पहुंच नहीं हो पाती थी, उसकी पहुंच नहीं थी। तो PIL फिर बाद में लाएगा। तो इसके लाने के बाद अब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति का भाई शोषण हो रहा है वह या उसके जो कोई भी जो है दूसरा जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो जा सकता है, ठीक है। तो ये PIL लाने के बाद में हुआ।
तो किसी भी क्षेत्र में PIL लाया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र, या सरकार ने भर्ती निकाली और नहीं करी उस क्षेत्र में भी PIL लाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि न्यायिक जो है सक्रियवाद, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। तो PIL न्यायिक सक्रियवाद का एक अंग है, ठीक है भाई। तो PIL किसका जो है अंग है, न्यायिक सक्रियवाद, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के द्वारा भाई जो आपकी कार्यपालिका और विधायिका को उनके कर्तव्यों के प्रति बाध्य करना न्यायिक सक्रियवाद कहलाता है। तो न्यायिक सक्रियवाद हम किसे कहते हैं, जो हमारी न्यायपालिका है उसके द्वारा जो हमारी कार्यपालिका और जो विधायिका है उनको अपने कर्तव्यों के प्रति बाध्य करना किसका काम होता है भाई, ये इसी का ही काम होता है, और इसी को न्यायिक सक्रियवाद या जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। तो हमने देखा अगर कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसे न्यायिक सक्रियवाद कहते हैं एक प्रकार से, और न्यायिक सक्रियवाद हमारे संविधान में नहीं है भाई ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अगला जो आर्टिकल नंबर 137 है भाई, इसमें क्या है, रिव्यू पिटीशन की बात की है। आर्टिकल 137 में क्या है, पुनर्वालोकन याचिका की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिव्यू पिटीशन। तो आपने देखा होगा कि जो पुनर्वालोकन याचिका दायर की जाती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जैसे डिसीजन सुना दिया, जो वादी है वो 30 दिन के अंदर अगर दोबारा से इसके लिए रिव्यू पिटीशन यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, अगर जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर क्या होता है कि एक बड़ी बेंच बैठती है, तो बड़ी बेंच फिर डिसीज़न देगी कि भाई उस पर और बड़ी बेंच उस डिसीजन को पलट भी सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिव्यू पिटीशन जो है कब लाई जाती है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, ठीक है, तो उसके बाद में जो वादी होता है वो भाई 30 दिन का टाइम उसको दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर वो दोबारा से इसके लिए रिव्यू पिटीशन मीन्स पुनर्वालोकन याचिका जो है वो डाल सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई जिसने रिव्यू पिटीशन डाली है और वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो भाई फिर क्या होगा, एक बड़ी बेंच फिर बैठेगी, ठीक है। और बड़ी बेंच बैठेगी तो बड़ी बेंच फिर उस डिसीजन देगी कि भाई उस पर और बड़ी बेंच उस डिसीजन को पलट भी यहाँ भी सकती है। तो जो बड़ी बेंच जो भी डिसीजन देगी वो पलट भी सकती है भाई जो पहले जो डिसीजन दिया गया था उसको। तो जब कोई व्यक्ति केस हार जाता है तो उसके पास सबसे पहले रिव्यू पिटीशन का अधिकार होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हार गया, ठीक है, कोई केस, तो उसके पहले उसके बाद में जो है फिर क्या होता है कि सबसे पहले उसके पास ऑप्शन होता है रिव्यू पिटीशन जो है का, ठीक है। तो व्यक्ति उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाएगा पार्डन जो है के लिए, ठीक है। अगर रिव्यू पिटीशन भी यहाँ पे रिव्यू पिटीशन जैसे उसने डाल दी, यहाँ पे काम नहीं बना, तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के पास भी वो पार्डन जो है क्षमा याचना के लिए जा सकता है। फिर जो है उसके बाद में फिर क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति राज्यपाल अगर उसकी पार्डन मीन्स यहाँ पे सज़ा या क्षमा याचना नहीं करते हैं तो उसके सामने फिर एक लास्ट का ऑप्शन होता है उपचारात्मक याचना का, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है उपचारात्मक याचना का, जिसको हम क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। तो जो उपचारात्मक याचिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्यूरेटिव पिटीशन, तो ये आपकी कब लाई जाती है, लास्ट का ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपका रिव्यू पिटीशन होता है, फिर उसके बाद में ही राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्षमा याचना होती है, फिर उसके बाद में जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है भाई आप उपचारात्मक याचिका डाल सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। आपने देखा होगा कि निर्भया केस 2012 में आया, तो उसमें जो दोषी थे उनको फांसी दी जानी थी भाई जनवरी में, ठीक है, लेकिन बाद में जो है उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन डाली सभी ने, ठीक है, और फिर टाइम लग गया और मार्च में जाके उनको फिर बाद में फांसी दी गई। तो यहाँ पे जो जनवरी 2020 में फांसी की सज़ा उनको होनी थी, लेकिन जो 4 जो है दोषी थे उसमें, तो एक एक करके सभी ने जो है उपचारात्मक याचिका लगाई, ठीक है भाई। सबसे पहले उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के वो पास क्षमा याचना की, और सबसे लास्ट का ऑप्शन उनके पास क्या था भाई, यहाँ पे उपचारात्मक याचिका। तो यहाँ पे सबसे पहले ने यहाँ पे उपचारात्मक याचिका का प्रयोग किया, फिर दूसरे ने किया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तीसरे ने भी जो है उपचारात्मक याचिका डाली, तो यहाँ पे चौथे ने भी डाली, सभी ने जो है
मतलब यहाँ पे उपचारात्मक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो सभी चारों की सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में क्या कर दी थी, उपचारात्मक याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये लास्ट का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर तो अगर उसने जो सज़ा की है वो सज़ा काटनी पड़ेगी। अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो फांसी उसको लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो यही कारण है कि इनको जहाँ पे जनवरी में भाई फांसी होनी थी निर्भया केस में, तो यहाँ पे इनको टाइम लग गया था मार्च में जाके, क्योंकि इन्होंने उपचारात्मक याचिका डाली थी। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पे मार्च में फांसी इनकी हुई। तो उपचारात्मक याचिका बचने का ये क्या होता है, सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। उपचारात्मक याचिका संविधान में हालांकि हमारे वर्णित नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले 2002 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। तलाक से संबंधित हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस में इसको लाया गया था भाई। उपचारात्मक जो आपका याचिका है 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले लाई गई थी हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस में, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट का ये ऑप्शन होता है, हालांकि हमारे संविधान में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन का। तो हमने देखा जो उपचारात्मक याचिका की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। आपने देखा अगर किसी व्यक्ति को जैसे फांसी की सज़ा होनी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भाई, फांसी की सज़ा सुना दी, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सबसे पहले जो है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पे रिव्यू पिटीशन डालें। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्वालोकन वो याचिका डालता है सबसे पहले। तो उसके सबसे पहले जो उसके पास अधिकार होता है कि भाई वो पुनर्वालोकन याचिका रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। तो यहाँ पे जो है अगर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती है, उसकी वहाँ पर कैंसिल हो जाती है, तो फिर जो है क्या होता है भाई, उसके पास सेकंड ऑप्शन होता है, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास वो क्षमा याचना के जो है जो पार्डन पावर होती है भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, यहाँ पे वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो फिर उसके पास सबसे लास्ट का ऑप्शन जो होता है उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन जो है का वो उपयोग कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी उसको रिजेक्ट कर दी तो भाई फिर उसको फांसी की सज़ा जो है मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पे उपचारात्मक याचिका में जो वरिष्ठ वकील होता है उससे लिखवाना होता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्यात्मक कोई भूल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखवाना पड़ता है, जब भी उपचारात्मक याचिका डालते हैं तो वरिष्ठ जो वकील होता है उससे लिखवाना होता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई तथ्यात्मक भूल हुई है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर कोई ये जो वरिष्ठ वकील है जो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है ये वरिष्ठ वकील, अगर वो इस तथ्यात्मक जो भूल हुई है इस तथ्य को लिख देता है कि भाई तथ्यात्मक भूल हुई है, तो फिर उसके बाद में 3 जजों की बेंच बनती है। ठीक है, 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाएगा और 3 जजों की बेंच के साथ साथ जिस बेंच ने ये डिसीजन सुनाया था वो बेंच भी बैठती है। ठीक है, तो 3 बेंच के साथ भाई जो पहले डिसीजन सुनाया गया था वो मतलब बेंच भी बैठती है, दोनों बैठती है और दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि मेजोरिटी के आधार पर कि भाई इस पर फिर से जो है सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है सारे मिलकर फिर ये मेजोरिटी के आधार पर तय करते हैं, बहुमत के आधार पर तय होता है कि भाई यहाँ पे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो तय कर देते हैं कि भाई सुनवाई होनी चाहिए, फिर एक बड़ी बेंच बनाई जाती है, फिर वो बड़ी बेंच जो है सुनवाई करती है, फिर वो सुनवाई उस पर करती है। तो इस प्रकार से क्यूरेटिव जो है आपकी पिटीशन ये लास्ट का ऑप्शन होता है भाई किसी भी व्यक्ति के पास। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे न्यायिक जो है सक्रियवाद और PIL ये हमने दोनों कहाँ से लिए भाई, न्यायिक सक्रियवाद और PIL दोनों हमने USA अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के तहत हमने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील हमारे इंडिया का चाहे कोई भी कोर्ट हो, तो इसमें एक बात और है, आर्टिकल 136 में क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की बात की गई है। आर्टिकल 136 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की बात की गई है। हमारे जो इंडिया है उसमें चाहे कोई भी कोर्ट हो भाई, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के तहत वो जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 136 के तहत वो जा सकता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की बात की गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर स्वयं विवेकाधीन होती है भाई। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है यहाँ पे, स्वयं के विवेक के आधार पर होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इस केस को लेना चाहे तो ले सकती है, ना लेना चाहे तो ना भी ले। ठीक है, बट यहाँ पर एक जो अपवाद आपका है सेना कोर्ट को छोड़कर। ठीक है, सेना कोर्ट को छोड़कर आपका ये है, सेना कोर्ट का मामला जो है ये आपका विशेष अपील के थ्रू नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो सेना कोर्ट का जो भी मामला होता है वो विशेष अपील के थ्रू नहीं लाया जा सकता।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे अपवाद है। सेना के कोर्ट में सेना का जो अधिकारी होते हैं वही आपके जज होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सेना कोर्ट जो होती है उसमें जो अधिकारी होते हैं सेना को वही वो जज होते हैं। अगर सेना का कोई व्यक्ति बाहर जाकर भाई जैसे मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, तो इन दोनों मामलों को छोड़कर बाकी जो जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे सेना कोर्ट के दायरे में आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेना कोर्ट ने अगर किसी मामले पर डिसीजन दिया है तो उसके लिए सेना अधिकरण बनाए गए हैं। ठीक है, तो सेना जो है जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अगर सेना कोर्ट ने किसी भी मामले को लेकर कोई डिसीजन दिया है तो सेना अधिकरण, सेना ट्रिब्यूनल्स जो है बनाए जाते हैं। सेना कोर्ट या सेना अधिकरण ने जो डिसीजन सुनाया है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सेना कोर्ट या सेना अधिकरण है उसने जो डिसीजन दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन बात क्या है कि जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 142 जो पूर्ण न्याय फुल जस्टिस की बात करता है। तो आर्टिकल 142 में क्या है, फुल न्याय फुल जस्टिस की बात करता है। तो आपने देखा होगा कि अयोध्या का जो मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के फेयर में फुल जस्टिस दिया, जो मतलब पूरी तरीके से पूर्ण न्याय किया। ठीक है, तो इसमें पूर्ण न्याय जो है आपका आता है आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट है वो सरकार को आदेश देती है कि भाई ये काम करिए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। यहाँ पर आदेश से बढ़कर कोर्ट ने किया कि भाई केंद्र सरकार एक पहले ट्रस्ट बनाएगी और 3 महीने के अंदर वो ट्रस्ट बन जाना चाहिए और वो ट्रस्ट के द्वारा अयोध्या में जो है फिर बाद में मंदिर बनेगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण जो है यहाँ पे न्याय की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक मामला आपने देखा होगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 का मामला है, तो इसमें कोर्ट ने सुनवाई की और एक मुआवजा जो कंपनसेशन की जो है मात्रा यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि भाई हर पीड़ित व्यक्ति को इतना जो है रुपया सरकार को देना होगा। तो ये भी आपका पूर्ण न्याय की बात जो यहाँ पे की गई मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपने देखा कोर्ट है पूर्ण न्याय भी कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। तो कोर्ट के पास ये अधिकार है, पावर है कि वो पूर्ण न्याय भी कर सकता है। ठीक है, और पूर्ण न्याय का जो है अधिकार आपने देखा होगा कौन से आर्टिकल में, भाई आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल 139 है, इसमें रिटों के मामले में विस्तार का अधिकार है, संसद के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो रिटों के मामले में विस्तार का अधिकार आर्टिकल 139 में है, संसद के द्वारा जो है यहाँ पे विस्तार होता है। रिट का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होता है। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट की पावर को बढ़ा सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट की पावर होती है उसको बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 139 ये कहता है भाई। ठीक है, आर्टिकल 135 में क्या है, फेडरल कोर्ट की सभी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई है। तो जितने भी फेडरल कोर्ट है उसकी जो सारी पावर्स है किसमें स्थानांतरित कर दी गई है भाई, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल यहाँ पे 135 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने देखे सारे। अगली क्लास में हाई कोर्ट के जितने भी आर्टिकल है भाई, हम हाई कोर्ट के आर्टिकल 214 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हम हाई कोर्ट के आर्टिकल पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हमने लगभग आर्टिकल देखे और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो आर्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का मिलता है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ओके बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।